ये बता सकते हो? आचार्य गजानन ने गंभीर होते हुए पूछा। चंद्रगुप्त कुछ सोचते हुए बोला, इसमें लगे सूखे पत्ते इसकी शोभा को बिगाड़ रहे हैं। उत्तम, अति उत्तम। आचार्य गजानन खुश होते हुए बोले, लेकिन उनकी खुशी बनावटी थी। उनके मुख से उत्तम सुन चंद्रगुप्त ने राहत की सांस ली, लेकिन कक्षा में उपस्थित वीरसेन और उसके साथी मन ही मन कुड़ गए। आचार्य गजानन आगे बोले, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये पत्ते इस पौधे की शोभा बिगाड़ रहे हैं। तो बताओ, इनका क्या करना चाहिए? इन्हें इस पौधे से अलग कर देना चाहिए, चंद्रगुप्त ने सरल भाव से उत्तर देते हुए कहा। यह सुन आचार्य बोले, इससे क्या होगा? चंद्रगुप्त पौधे की तरफ देखता हुआ बोला, आचार्य, इससे ये पौधा सुरक्षित रहेगा, वरना धीरे धीरे करके ये पूरा पौधा भी सड़ जाएगा। ये सुन आचार्य गजानन ने उसे आदेश दिया, तो ठीक है चंद्रगुप्त, ये काम तुम करोगे, और सिर्फ इस पौधे से नहीं, तक्षशिला के दक्षिण भाग में जो पुष्प वाटिका है, वहां जितने भी पुष्प वृक्षों पे इस तरह के सड़े गले पुष्प और पत्ते हैं, तुम उन्हें हटाकर उनकी एक ढेरी बनाओ और फिर उसे जलाकर नष्ट करोगे। यह सुनते वीरसेन और उसके साथी छात्रों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। चंद्रगुप्त ने जब यह सुना तो उसे समझ आ गया कि आचार्य उसे काम में उलझाकर कक्षा से दूर रखना चाहते हैं। कुछ सोचकर उसने आचार्य से अपनी बात रखते हुए कहा, क्या मैं कक्षा के बाद इस काम को कर सकता हूं आचार्य? यह सुन आचार्य गजानन ने अपना सर ऊंचा किया और बोले, नहीं, जिस तरह इन सड़े हुए पत्तों की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे ही इस कक्षा में तुम्हारी भी कोई आवश्यकता नहीं। तुम यहां रहे तो इस कक्षा की शोभा बिगड़ जाएगी, इसलिए जाओ और जो काम मैंने दिया है उसे पूरा करो। आचार्य गजानन द्वारा निकाले जाने के बाद भी चंद्रगुप्त वहां खड़ा रहा। यह देख आचार्य का पारा चढ़ गया और वो चिल्लाए, आप क्यों खड़े हो यहां? उनकी गर्जना से चंद्रगुप्त कांप गया, लेकिन किसी तरह साहस जुटा एक अंतिम प्रयास करते हुए बोला, आचार्य, ये पत्ते सूखे अवश्य हैं, किंतु बेकार नहीं है। देखा जाए तो इस प्रकृति में कोई भी वस्तु बेकार नहीं है, पर अगर मैंने शिक्षा ग्रहण नहीं की तो मेरा जीवन जरूर बेकार हो जाएगा। उसकी बात सुन आचार्य गजानन तंज कसते हुए बोले, यदि ऐसा है तो प्रमाणित करो कि ये पत्तियां बेकार नहीं है। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं स्वयं तुम्हें अलग से आज का पाठ पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर यह प्रमाणित नहीं कर सकते तो जो कहा गया है वो करो। चंद्रगुप्त के पास इसका कोई उत्तर नहीं था और ना चाहते हुए भी उसे कक्षा से बाहर निकलना पड़ा। वीरसेन और उसके साथियों के कलेजे को जैसे ठंडक पहुंच गई। कक्षा से बाहर निकलकर चंद्रगुप्त पुष्प वाटिका पहुंच दुखी मन से पेड़ और पौधों से गिरे सड़े पत्तों को एकत्रित करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आचार्य चाणक्य के अभाव में वो कैसे अपनी शिक्षा को पूरा कर पाएगा, क्योंकि तक्षशिला में न सिर्फ छात्र बल्कि शिक्षक भी उसके खिलाफ थे। अपनी कक्षा पूरी करके आचार्य गजानन बाहर आए और इधर उधर एक नजर मार अकेले ही एक ओर निकल गए। कुछ ही देर में वो योग भवन में थे। इस समय वहां कोई भी नहीं था। आचार्य वहां खड़े होकर किसी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में कर्मचारी वहां आया। उसके आते ही गजानन ने उससे सवाल करते हुए कहा, राजहंस की कोई खबर? कर्मचारी ने तभी आवाज में उत्तर दिया, नहीं आचार्य, वो अभी तक तक्षशिला से लौटे नहीं है। कर्मचारी का उत्तर सुना आचार्य गजानन राजहंस के बारे में विचार कर चिंतित हो गए। वो कर्मचारी उन्हें नमन कर दबे पांव से वहां से चला गया। आचार्य खुद से बड़बड़ाते हुए बोले, राजहंस को पाटलिपुत्र से आने में इतना समय क्यों लग गया? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया है? मुझे शीघ्र अतिशीघ्र उसके बारे में पता करना होगा। उधर पाटलिपुत्र में राजहंस को सेनापति भुजंग बंदी बनाकर बाजार के रास्ते कारागार की ओर ले जा रहे थे। इसी बीच अमात्य भी अपने रथ पे बैठ के राज्य के दौरे पे निकले थे। वो अत्यंत प्रसन्न थे कि उन्होंने अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे शक्टार को हटा दिया है और अब उन्हें किसी भी तरह मंत्री शंभुनाथ का खात्मा कर चाणक्य तक पहुंचना था। अमात्य कुछ आगे बढ़े ही थे कि तभी उन्हें राजहंस के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अमात्य ने आवाज की दिशा में देखा तो एक युवा ब्राह्मण को सेनापति की निगरानी में कुछ सैनिक बंदी बनाए घसीटते हुए एक तरफ ले जा रहे थे। राजहंस सेनापति भुजंग से याचना करते हुए चिल्ला रहा था,
मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैं कोई गुप्तचर नहीं हूँ। ये सब चाल चाणक्य द्वारा चली गई है, मेरा विश्वास कीजिए। राजहंस की याचना का भुजंग पे कोई असर नहीं हो रहा था, किंतु अमात्य उसके शब्दों को सुन चुके थे। चाणक्य का नाम सुनते ही अमात्य के कान खड़े हो गए। उन्होंने अपने सारथी को आदेश दिया, रथ उस ओर ले चलो जहां सेनापति भुजंग है। सारथी ने अमात्य की आज्ञा अनुसार रथ दूसरी तरफ मोड़ दिया और सेनापति भुजंग के ठीक सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। भुजंग ने ज्यों ही मंत्री अमात्य को देखा तो सर झुकाकर उनका अभिवादन किया और पूछा, महामंत्री जी, आप यहाँ? कोई परेशानी थी तो मुझे बुलवा लेते, आपने क्यों आने का कष्ट किया? नहीं भुजंग, हमें कोई कष्ट नहीं, हम तो राज्य के दौरे पे निकले थे। लेकिन तुम बताओ, इस दीनहीन ब्राह्मण को लेकर कहां जा रहे हो? अमात्य का प्रश्न सुन भुजंग बोले, महामंत्री जी, ये कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि एक गुप्तचर है। हमारा ध्यान भंग कर पाटलिपुत्र में प्रवेश करने की चेष्टा कर रहा था। भुजंग की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि राजहंस चिल्लाते हुए बोला, मैं कोई गुप्तचर नहीं बल्कि तक्षशिला के आचार्य गजानन का शिष्य हूं। उसकी बात सुन अमात्य हैरानी में बोले, यदि तुम तक्षशिला से हो तो यहां किस काम से आए थे? राजहंस बोला, अपने आचार्य गजानन द्वारा दी गई सूचना पहुंचाने। उन्होंने कहा था कि मैं सीमा सुरक्षा के सेनापति को जाकर बताऊं कि मगध का शत्रु चाणक्य मगध में प्रवेश करने वाला है, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। ये सुनते ही अमात्य के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने भुजंग से पूछा, तुम्हें किसने कहा कि यह व्यक्ति एक गुप्तचर है? गांधार से आए व्यापारियों ने इसकी पुष्टि की है, सेनापति ने जवाब दिया। अमात्य ने आगे पूछा, क्या तुम्हें इसके पास कोई संदेहजनक वस्तु प्राप्त हुई? और जिन व्यापारियों द्वारा पुष्टि की गई, क्या तुमने उन सभी की अच्छी तरह से जांच की? भुजंग को कोई उत्तर देते ना बना। उसे कहीं ना कहीं अपने द्वारा की गई भूल का आभास हो चुका था। अमात्य उसकी परिस्थिति को ताड़ समझ चुके थे कि यह सारा खेल चाणक्य द्वारा रचा गया है। उन्होंने आदेश दिया, राजहंस को तुरंत रिहा किया जाए और मगध की सारी सीमाएं बांध दी जाए। बिना जांच के मगध से कोई बाहर ना जाने पाए। भुजंग ने हामी में सर नीचे कर दिया। चाणक्य के मगध में होने की खबर पाकर अमात्य का तो जैसे चेहरा खिल गया था। वो खुद से बात करते हुए बोले, बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल चाणक्य, इस बार तू मगध से नहीं निकल पाएगा। अमात्य के चेहरे पे चाणक्य को पकड़ने का दृढ़ संकल्प साफ दिखाई दे रहा था। इधर तक्षशिला में चंद्रगुप्त आचार्य गजानन द्वारा सूखी और सड़ी पत्तियां इकट्ठा करने के कार्य को पूरा तो कर चुका था, लेकिन हताशा ने उसे मानो पूरी तरह घेर लिया था। अपने ख्यालों में खोया वो अब उस ढेर को एकटक देखे जा रहा था कि तभी सुकेतु बनी सुकन्या की नजर उस पर पड़ी। उसको कक्षा से बाहर एक कूड़े के ढेर के सामने बैठा देख उसे समझ आ गया कि आज एक बार फिर चंद्रगुप्त किसी की द्वेषता का शिकार बन गया था। मौका देख सुकन्या उसके पास आई और उसकी हताशा को पढ़ते हुए बोली, चंद्र, इससे पहले कि तुम हार जाओ मैं तुम्हें बता दूं कि आचार्य चाणक्य का तुम पर बहुत विश्वास है और तुम्हारा प्रयास होना चाहिए कि उनका विश्वास किसी भी कीमत पर न टूटे। चंद्रगुप्त झुंझुलाते हुए बोला, तो मैं क्या करूं? कितना मूर्ख हूं मैं। बिना ज्ञान के ही कह दिया कि इस धरती पे कोई भी वस्तु बेकार नहीं होती। उसकी बात सुन सुकन्या समझाते हुए बोली, गलत नहीं थे तुम, क्योंकि तुम्हारे सामने सड़े गले पत्ते नहीं बल्कि उर्वरक है जो जन्म देता है नई फसल को। इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखो चंद्र। मुझे क्षमा करना, अब अगर थोड़ी देर और यहाँ बैठी तो काम देरी से करने के चक्कर में मेरा हाल भी तुम्हारे जैसा हो जाएगा। ऐसा कह सुकन्या ने चंद्रगुप्त की तरफ विश्वास भरी नजरों से देखा और वहां से चली गई। सुकन्या एक हवा के झोंके की तरह कुछ ही शब्दों में चंद्रगुप्त के खोए हुए आत्मविश्वास को वापस लौटा गई। उसे जाते देख चंद्रगुप्त पीछे से बोला, तुमने बातों ही बातों में मुझे ज्ञान की बात सिखा दी सुकन्या। तुम सही कहती हो, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। मुझे मेरा उत्तर मिल चुका है। जो चंद्रगुप्त अभी कुछ पल पहले तक हतोत्साहित था, अचानक ही उत्साहित हो उठा। सुकन्या उसकी ओर पलट मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। जहां सुकन्या की मदद पाकर चंद्रगुप्त का खोया उत्साह वापस आ गया था, वहीं दूसरी तरफ बब्बत को अपने पक्ष में करने की जिम्मेदारी लिए आचार्य चाणक्य अपने जीवन को दांव पे लगाकर सावधानी से जल महल की तरफ बढ़ रहे थे। रात्रि का दूसरा पहर बीत चुका था। उनके मन में तमाम शंकाएं भी थी।
और हल्का डर भी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे इंसान पे दाव लगाया था जिसके डसने पे सीधा मौत थी। आचार्य चाणक्य जलमहल के बाहर पहुंच सैनिकों से बचते हुए अंदर जाने का गुप्त मार्ग खोजने लगे। कुछ ही क्षणों में उनकी ये खोज पूरी हो गई। वो तुरंत ही बड़ी सावधानी से उस गुप्त मार्ग से जलमहल में प्रवेश कर गए। सैनिकों की दृष्टि से बचते हुए चाणक्य आगे तो बढ़ गए, लेकिन पूरे जलमहल में सन्नाटा पसरा देख असमंजस में पड़ गए। इससे पहले कि वो स्थिति को अच्छे से भांप पाते कि तभी द्वार बंद होने की आवाज उनके कानों में पड़ी। आवाज सुन चाणक्य पीछे पलटे तो ये देख हैरान रह गए कि किसी ने उस गुप्त द्वार के दरवाजे को भी बंद कर दिया था। आचार्य दबे पांव बड़ी चालाकी से पब्बत के कक्ष की ओर बढ़ने लगे, लेकिन तभी जैसे उन्हें वहां छाई हुई खामोशी चुभने लगी। कुछ सोचते हुए आचार्य ने एक बार अपनी दृष्टि चारों तरफ घुमाई और बड़ी सतर्कता के साथ आगे बढ़े। कुछ दूर आगे बढ़ने पर आचार्य ने देखा कि आगे के मार्ग पर अंधेरा ही अंधेरा था। आचार्य पीछे मुड़े ही थे कि तभी अचानक किसी ने उनके पीछे जल रही सभी मशालें बुझा दी। किसी हमले की आशंका से आचार्य कोने में जाकर छिप गए। अब पूरे जल महल में घनघोर अंधेरा छा चुका था। चाणक्य मन ही मन सोच बोले, कहीं पब्बत ने मुझे पकड़वाने के लिए तो ये सब नहीं किया, लेकिन यदि उसे मुझे पकड़वाना होता तो सुबह सैनिकों से कहकर भी बंधक बना सकता था। आखिर वो चाहता क्या है? पूरे जल महल में सिर्फ पब्बत के कक्ष में रोशनी थी। वो अपने कक्ष में बैठ आचार्य के आने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन आचार्य चाणक्य अभी तक उसे कक्ष में नहीं पहुंच पाए थे। प्रतीक्षा करते हुए काफी समय हो गया। अब पब्बत अपने स्थान से उठ कक्ष से बाहर की तरफ जाने लगा कि तभी उसे अचानक कुछ आहट सुनाई दी, जैसे कि कोई चुपके से उसके पीछे आ खड़ा हुआ। वो थोड़ा घबराते हुए पीछे मुड़ा तो सामने चाणक्य थे। उन्हें देख वो आश्चर्यचकित रह गया। चाणक्य ने बगैर समय गवाए सवाल किया, क्या मैं जान सकता हूं कि ये सब करने के पीछे तुम्हारी मंशा क्या थी? पब्बत को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि चाणक्य उसके सामने खड़े हैं। थोड़ा सा पकाते हुए वो बोला, आप गुरु हैं, अक्सर शिष्यों की परीक्षा लेते होंगे, तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं आपकी परीक्षा लूं। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इतने घने अंधकार में भी आप कैसे मेरे कक्ष तक पहुंच गए? पब्बत के चेहरे पर छाई असमंजसता को देख चाणक्य हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, बहुत आसान था। तुमने महल के दिए तो बुझा दिए, लेकिन अपने वस्त्र बदलना भूल गए, जिनसे केवड़े के पुष्पों की महक आ रही थी। तुम जहां जहां से चलकर कक्ष में आए थे वो स्थान केवड़े की सुगंध से महक रहा था। बस उसी का अनुसरण करते हुए मैं भी तुम्हारे कक्ष तक आ गया। पब्बत को यकीन नहीं हो रहा था कि आचार्य ने सुबह की उस छोटी सी भेंट में इतनी दूर से भी उसके वस्त्रों से केवड़े के इत्र की महक सूंघ ली थी। चाणक्य ने पब्बत का भरोसा जीत लिया था। उसने सम्मान में उनके सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, इन सब परीक्षाओं के लिए मुझे क्षमा करना आचार्य, लेकिन एक असल शत्रु और असल हितैषी की परख करना मेरे लिए अनिवार्य था। आप भले ही मेरे पिता के शत्रु होंगे, लेकिन मुझे लेकर आपकी दूरदर्शिता पर मेरा संशय मिट चुका है। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए और बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं आचार्य। तक्षशिला में आकर शिक्षा ग्रहण करो, चाणक्य ने दृढ़ता से कहा। एक और जहां आचार्य चाणक्य और पब्बत आपस में वार्तालाप कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सेनापति भुजंग कुछ सैनिकों के साथ जल महल के द्वार पे पहुंच चुके थे। महल के भीतर इतना अंधेरा देख उन्होंने तुरंत सैनिकों को मशाल जलाने का आदेश दिया और दौड़ते हुए पब्बत के कक्ष की ओर बढ़े। इन सब गतिविधियों से अनजान कक्ष में पब्बत को सोच में डूबा देख चाणक्य गंभीर होते हुए बोले, कहो पब्बत, क्या निर्णय है तुम्हारा? इससे पहले कि पब्बत अपना निर्णय सुना पाता, कक्ष की तरफ भाग कर आते सैनिकों के कदमों की आवाज सुनाई दी और अगले पल सेनापति भुजंग पब्बत के कक्ष में आ पहुंचे और उनके पीछे हाथ में मशाल लिए कई सारे सैनिक थे। पात्रों में से एक थे और यह निश्चित था कि अगर उन्होंने चाणक्य को यहां देख लिया तो अभी जाकर यह बात राजा धनानंद को बता देंगे कि मगध का राजकुमार, वहां का भावी राजा, उनके ही विद्रोही के साथ मिला है। इस विषम परिस्थिति में फंसा पब्बत जैसे ही सहमी नजर से चाणक्य की तरफ मुड़ा,
तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि आचार्य चाणक्य वहां उपस्थित ही नहीं थे। चाणक्य सेनापति भुजंग और सैनिकों के आने की आहट पहले ही सुन चुके थे, इसलिए सबकी दृष्टि से बचकर वो तुरंत ही कक्ष में ही एक पर्दे के पीछे जाकर छिप गए थे। आचार्य चाणक्य को कक्ष में ना देख पब्बत ने राहत की सांस ली। भुजंग ने एक नजर कक्ष में दौड़ाई तो देखा कि पब्बत के अलावा वहां और कोई नहीं था। उन्होंने तुरंत ही सैनिकों को वहां से जाने का आदेश दिया और खुद आगे चलकर पब्बत के पास आए और उनका अभिवादन किया। राजकुमार पब्बत को इस तरह शांत देख सेनापति भुजंग हैरानी में बोले, युवराज, आप ठीक तो हैं? और आपके महल में इतना अंधेरा क्यों है? सेनापति की बात सुनकर पब्बत उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए बोला, सेनापति जी, मेरा स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ है, इसी कारण मैंने आज शीघ्र ही दिए बुझवा दिए ताकि आराम कर सकूं। लेकिन आप कहें, अचानक मेरे कक्ष में आने का कोई विशेष कारण? सेनापति भुजंग गंभीर स्वर में बोले, जी राजकुमार, सूचना मिली है कि महाराज धनानंद को चुनौती देने वाला कपटी ब्राह्मण चाणक्य इस समय मगध में ही है। वो यहाँ किस प्रायोजन से आया है ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से सभी को चौकन्ना होने के लिए कहा गया है। मैंने आपके महल की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। यदि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है या किसी भी व्यक्ति पर संदेह होता है तो आप तुरंत मुझे सूचित कीजिएगा। ठीक है सेनापति जी, अगर मुझे कुछ पता चला या परेशानी हुई तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। अभी आप जा सकते हैं, पब्बत ने आदेश देते हुए कहा। यह सुन सेनापति भुजंग ने पब्बत के आगे शीश झुकाया और कक्ष से बाहर जाने के लिए मुड़े ही थे कि तभी उन्हें पर्दे के पीछे किसी के होने का आभास हुआ। वो उस तरफ मुड़े और धीमे कदमों से पर्दे की तरफ बढ़े। जैसे जैसे भुजंग के कदम पर्दे की ओर बढ़ रहे थे वैसे वैसे राजकुमार पब्बत की सांसें अटकने लगी थी, क्योंकि वो समझ चुका था कि चाणक्य उस पर्दे के पीछे ही छिपे हैं। पर्दे के पास पहुंच सेनापति एक पल के लिए रुके और फिर अपने बाएं हाथ से पर्दे को हटाने वाले थे कि तभी राजकुमार पब्बत लगभग चिल्लाते हुए बोला, सेनापति जी, हम आपसे पहले ही कह चुके हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और हमें काफी थकान भी महसूस हो रही है, इसलिए आप शीघ्र ही यहां से चले जाएं। भुजंग का हाथ हवा में ही रुक गया। वहीं पर्दे के पीछे खड़े चाणक्य ने चैन की सांस ली। भुजंग क्षमा मांगते हुए बोला, क्षमा कीजिए युवराज, मैं सिर्फ आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं। आप विश्राम कीजिए, मैं चलता हूं। ये कहकर भुजंग पब्बत के कक्ष से बाहर निकल गए। उनके जाते ही पब्बत अपने कक्ष के द्वार तक आया और एक बार द्वार के बाहर देख उसने यह सुनिश्चित किया कि यहां कोई और तो नहीं। पूरी तरह से तसल्ली करने के बाद उसने कक्ष का द्वार बंद किया और कक्ष के भीतर आकर आचार्य चाणक्य को आवाज दी, आचार्य, खतरा टल चुका है, कृपया सामने आ जाए। पब्बत की बात सुन आचार्य पर्दे के पीछे से निकलकर उसके सामने आए और बोले, मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। पब्बत विनम्रता से बोला, धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है आचार्य, लेकिन अब आपका यहां रुकना खतरे से खाली नहीं। मुझे लगता है आपको तुरंत ही मगध छोड़कर चले जाना चाहिए। चाणक्य थोड़ा चिंतित होते हुए बोले, ये इतना आसान नहीं है। मैंने सेनापति भुजंग की बातें सुनी। अगर उन्होंने जल महल की सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी है तो उसका सीधा मतलब है कि उन्होंने मगध की सीमा पे भी कड़ी सुरक्षा बिठा दी होगी। मुझे अब मगध से निकलने के लिए तुम्हारी मदद की आवश्यकता पड़ेगी। उनकी बात सुन पब्बत कुछ सोचते हुए बोला, आचार्य, आप चिंता ना करें, मगध की सीमा से आपको सुरक्षित बाहर निकालने की जिम्मेदारी अब मेरी है। आप मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए। चाणक्य ने आखिरकार राजकुमार पब्बत को अपने विश्वास के घेरे में ले ही लिया था। वो अपनी इस विजय पे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वहीं पब्बत चाणक्य से काफी हद तक प्रभावित हो चुका था। उसे जैसे चाणक्य में अपने जीवन का उज्जवल भविष्य दिखने लगा था। चाणक्य ने जिस तरह उसे भारतवर्ष के सम्राट बनने का सपना दिखाया था, वो सपने के लिए अब कुछ भी करने को तैयार था। इधर तक्षशिला में अपनी आज की शिक्षा खत्म कर चंद्रगुप्त छात्रावास पहुंचा। अपने वस्त्र बदलकर उसने छात्रावास की कोठरी से एक कंबल लिया और अपने कक्ष में जाकर जमीन में बिछे अपने बिस्तर पे लेट गया। बिस्तर पे लेटते ही वो एक झटके में उठकर खड़ा हो गया। उसका बिस्तर पूरा गीला था। तभी वीरसेन और उसके साथी जोर जोर से हंसते हुए उसके सामने आए। उन्हें हंसता हुआ देख चंद्रगुप्त समझ गया
कि ये इन्हीं की शरारत है। हंसते हंसते वीरसेन ने पूछा, क्या हुआ सम्राट, आपको कोई परेशानी है? तभी एक दूसरा छात्र बोला, बेचारे सम्राट चंद्रगुप्त का बिस्तर जलमग्न हो गया। और यह सुनकर वहां मौजूद सभी छात्र जोर जोर से हंसने लगे। चंद्रगुप्त ने उनकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो अपने बिस्तर से उठा और उन सब की तरफ ध्यान न देते हुए वहां से बाहर चला गया। उसे बाहर जाते देख उनमें से एक छात्र बोला, ये बाहर कहाँ चला गया? वीरसेन ने तंज कसते हुए कहा, शायद सम्राट आज तारों की छांव में सोना चाहते हो। सारे छात्र एक बार फिर हंसने लगे और थोड़ी देर घूमने के लिए छात्रावास से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद चंद्रगुप्त सूखी घास का एक गट्ठर उठाकर लाया और उसे अपने बिस्तर के स्थान पर बिछा लिया। कुछ समय बाद जब वीरसेन और उसके साथी छात्रावास लौटे तो चंद्रगुप्त को घास के ऊपर दिए गए रोशनी में अपना अध्याय पढ़ते देख चिढ़ गए। उन्हें तो लगा था कि आज रात भी चंद्रगुप्त की नींद खराब कर देंगे, पर चंद्रगुप्त ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर उनको मात दे दी थी। कुछ ही समय में जब सब छात्र सोने लगे, चंद्रगुप्त ने भी अध्याय खत्म कर दिए को बुझा दिया और सोने के लिए लेट गया। कुछ ही समय में उसे नींद आ गई। छात्रावास में अब सन्नाटा पसरा पड़ा था। कुछ देर की प्रतीक्षा के बाद वीरसेन के इशारे पर दो छात्र उठे और चंद्रगुप्त का कंबल खींचने के लिए उसकी ओर बढ़े। वो चंद्रगुप्त के पास गए तो देखा कि वो कंबल ओढ़े सो रहा है। उनमें से एक ने पिछली बार की तरह खिड़की खोल दी और दूसरा बड़ी सफाई से चंद्रगुप्त का कंबल सरकाने लगा, पर कंबल था कि सरकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस छात्र ने दोबारा कोशिश करते हुए कंबल खींचने के लिए थोड़ा और जोर लगाया, लेकिन कंबल फिर भी नहीं सरका। कंबल के अंदर सर छुपाए चंद्रगुप्त हंस रहा था, क्योंकि उसने उस कंबल के दोनों सिरों को अपनी उंगली से बांध रखा था। खींचकर वो छात्र अंधेरे में ही वीरसेन के पास पहुंचा और तभी आवाज में उससे बोला, पता नहीं कंबल के साथ क्या कर रखा है, खिसक ही नहीं रहा। वीरसेन का दांव फिर खाली गया। अब उसने कुछ सोचते हुए अपने पास रखा पानी का लोटा उठाया और उसे देते हुए कहा, इसका बिस्तर गीला किया था, अब इसको कंबल के साथ ही जलमग्न कर दो, जाओ। लोटा देते हुए वीरसेन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वीरसेन से लोटा ले वो छात्र दबे पांव चंद्रगुप्त की ओर बढ़ा कि तभी उसके मुंह से चीख निकली, जिसे उसने किसी तरह से दबाया। उसने नीचे देखा तो उसके पांव में कांटा चुभा था। एक पांव को ऊपर किए उसने जैसे तैसे संतुलन बनाया, लेकिन तभी दूसरे पांव में भी कांटा चुभ गया। इस बार वो अपने को संतुलित नहीं कर पाया और वो लोटा उसके हाथ से छूटकर उसके साथी राजकुमार के ऊपर जा गिरा और उसका कंबल भीग गया। चंद्रगुप्त को शंका थी कि कंबल न सरका पाने की वजह से वो अब किसी नई युक्ति के साथ वापस लौटेगा, इसलिए उसके जाते ही चंद्रगुप्त ने अंधेरे का फायदा उठाकर अपने से थोड़ी दूर कुछ कांटे फेंक दिए थे। लोटा लिए उस छात्र को अंधेरे में वो कांटे नहीं दिखे, जिसका और भी विषम परिणाम उसे अब पता चलने वाला था, क्योंकि पानी जिस राजकुमार पर गिरा वो इन सब से अनजान गहरी नींद में सो रहा था। पानी गिरने से उसकी नींद टूट गई और वो गुस्से में अपने ही साथी से जा बढ़ा और इस तरह दोनों मित्रों में झगड़ा शुरू हो गया। ये देख वीरसेन का खून खौल उठा, लेकिन गुस्से में वो झगड़ा सुलझाने के बजाय अपना कंबल तान सोने चल दिया। उन दो दोस्तों को आपस में लड़ता देख चंद्रगुप्त मंद मंद मुस्कुरा रहा था। जहां चंद्रगुप्त ने अपनी सूझबूझ से अकेले ही अपना बचाव कर लिया, वहीं अगली सुबह चाणक्य बब्बत के दिए भरोसे पर वेश बदल मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के प्रवेश द्वार के सामने था। प्रवेश द्वार पर दोगुनी सुरक्षा देख उन्हें अचंभा नहीं हुआ। वहां का माहौल ठीक उनके मगध प्रवेश के दिन जैसा था। बाहर जाने के सभी मार्ग बंद कर दिए गए थे और सिर्फ मुख्य द्वार ही आवाजाही के लिए खुला था। चाणक्य ने द्वार के चारों ओर नजर दौड़ाई तो देखा कि राजहंस को मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर बने एक छोटे से गुंबद पर बिठाया गया था और वो वहीं से बैठकर वो आने जाने वालों को ध्यान से देख रहा था। आचार्य चाणक्य थोड़ी सतर्कता के साथ प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो सेनापति भुजंग उन्हें रोकते हुए बोले, अपना परिचय और यहाँ आने का उद्देश्य बताओ। चाणक्य उत्तर देते हुए बोले, जी मैं एक वैद्य हूं और मैं गांधार राज्य से यहाँ अपना व्यवसाय जमाने आया था।
सेनापति भुजंग ने चाणक्य को ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखा और सख्त होते हुए बोले, लेकिन अभी कहां जा रहे हो? चाणक्य ने बड़ी नरमी से उत्तर देते हुए कहा, कुछ औषधियां कम पड़ गई हैं, उन्हें लेने वापस गांधार जा रहा हूं। सेनापति भुजंग ने एक सैनिक को इशारा करते हुए चाणक्य की तलाशी लेने को कहा। सैनिक आगे बढ़ा और उसने चाणक्य से उनकी पीठ पे लटका झोला मांगा। उसने झोले की अच्छी तरह से जांच की तो उसे सिवाय जड़ी बूटियों के और कुछ नहीं मिला। सैनिक झोले को सेनापति को दिखाते हुए बोला, सेनापति जी, इनकी झोली में जड़ी बूटियों के अलावा कुछ नहीं है। सेनापति ने एक नजर चाणक्य की ओर देखा, लेकिन उनके मुख के भाव सामान्य थे। फिर कुछ सोचते हुए वो बोले, इनके वस्त्रों और पगड़ी की तलाशी लो। ये सुनते ही चाणक्य के माथे पर बल पड़ गए, लेकिन वो अपनी चिंता को छुपाते हुए बोले, क्या बात है, अब बाहर जाने वालों की भी तलाशी ली जाएगी? मैं तो साधारण वैद्य हूं, भला मेरे पास क्या हो सकता है? उसकी बात सुन भुजंग बोले, आपसे किसी ने कुछ पूछा या बोलने के लिए कहा? चुपचाप खड़े रहो और अपनी तलाशी दो। सेनापति का आदेश सुनते ही सैनिक चाणक्य के कपड़ों की तलाशी ले उनकी पगड़ी की तरफ बढ़ा। चाणक्य का भेद खुलने के बीच अब कुछ बचा था तो वो थी उनकी पगड़ी। उनकी पगड़ी खुलते ही उनकी शिखा के खुले बालों को देख उनकी तुरंत पहचान हो सकती थी। गुंबद में बैठा राजहंस भी चाणक्य पर नजर गड़ाए बैठा था। उसे उनका मुख देख शंका होने लगी थी। कहीं ना कहीं उसे लगने लगा था कि वैद्य के भेष में यह आदमी और कोई नहीं, चाणक्य ही है। लेकिन किसी की गलत पहचान करने का अब उसमें साहस नहीं था। फिर भी कुछ सोचते हुए गुंबद से नीचे की तरफ भागा वो। इधर चाणक्य की तलाशी ले रहा सैनिक उनकी पगड़ी खोलने ही वाला था कि तभी महल का एक सैनिक अपने घोड़े को भगाते हुए वहां आया और बोला, अरे वैद्यराज, आप अभी तक यहां से गए नहीं? महल के सैनिक को देख सेनापति भुजंग बोले, क्या तुम इन्हें जानते हो? सैनिक ने उनका अभिवादन किया और बोला, अच्छी तरह से। इन्होंने कल राजकुमार पब्बत की रक्षा की। कल जंगल में आखेट करते हुए राजकुमार ने कोई जंगली फल खा लिया था और जब रात्रि को उनका स्वास्थ्य अचानक खराब होने लगा तो राजगुरु की अनुपस्थिति में इन्होंने ही राजकुमार का इलाज किया। राजकुमार का स्वास्थ्य अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, जिसके लिए इन्हें तुरंत ही गांधार से एक विशेष किस्म की स्वर्ण भस्म लानी है, इसलिए इन्हें जाने दिया जाए। तभी राजहंस भी वहां पहुंच गया, लेकिन महल के सैनिक की बात सुन उसने चुप रहना ही उचित समझा। सेनापति भुजंग को भी बीती रात की बात याद आई, जब राजकुमार पब्बत ने उनसे कहा था कि उन्हें अपना स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी पुष्टि करने के लिए सेनापति ने सैनिक से पूछा, तुम्हारे पास कोई प्रमाण है या कोई संदेश? सैनिक ने उन्हें राजमहल से आया हुआ एक सूचना पत्र दे दिया, जिसमें लिखा गया था कि वैद्यराज को किसी भी प्रकार से परेशान न किया जाए और उन्हें बिना रोके मगध की सीमा से बाहर जाने दिया जाए। सूचना पत्र के अंत में राज्य की मुहर भी लगी थी। राजसी पत्र देख राजहंस की सांसें अटक गई। उसके चुप रहने के निर्णय ने आज उसे बचा लिया था। अगर वो पत्र मिलने से पहले उस वैद्य को चाणक्य बता देता तो पत्र देखने के बाद सेनापति भुजंग इस बार उसके शीश को उसके धड़ से अलग करने में जरा सा बिना हिचकिचाते। इससे पहले कि सेनापति की नजर उस पर पड़ती, वो चुपचाप वापस गुंबद की ओर पड़ गया। राजसी पत्र पढ़कर भुजंग को विश्वास हो गया कि ये वैद्य ही है। उसने अपने व्यवहार के लिए चाणक्य से क्षमा मांगते हुए कहा, क्षमा कीजिए वैद्यराज, असल में एक दुश्मन मगध में घुस आया है और उसकी तलाश में हमें हर व्यक्ति की तलाश ही लेनी पड़ रही है। आप जा सकते हैं, मैं आपकी मंगल यात्रा की कामना करता हूं। उन्होंने तुरंत आदेश दे चाणक्य के लिए प्रवेश द्वार खुलवा दिया। वहां से निकलते समय चाणक्य भुजंग के सामने आए और बोले, इसमें क्षमा मांगने की क्या बात, आप तो बस अपना कर्तव्य निभा रहे थे। मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही वो व्यक्ति आपके सामने हो और इससे पहले कि वो आपकी नाक के नीचे से निकले, आप उसकी पहचान कर उसे पकड़ लें। ये कह चाणक्य ने सेनापति को नमन किया और चेहरे पे दबी हुई मुस्कुराहट लिए बिना किसी भय के मगध के प्रवेश द्वार के बाहर निकल गए। पब्बत के द्वारा ये राजसी पत्र भिजवाना इस बात का सबूत था कि अब वो चाणक्य से शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई भी कदम लेने से पीछे नहीं हटेगा। एक और जहां आचार्य चाणक्य तक्षशिला के लिए जा चुके थे, वहीं राजकुमार पब्बत तक्षशिला जाने के लिए राजा धनानंद की आज्ञा लेने आज राजसभा में आया था। राजा धनानंद अपनी राजसभा में नृत्य और मदिरा में मग्न थे। अमात्य भी इस समय उनके पास ही बैठे थे। राजकुमार पब्बत को राजसभा में आया देख अमात्य हैरान थे
क्योंकि आज से पहले कभी पब्बत राज्यसभा तो दूर खुद चलकर धनानंद के पास भी नहीं आया था। पब्बत को राज्यसभा में देख धनानंद ने नर्तकियों को रुकने के लिए कहा और पब्बत को देख बोले, आज मगध के राजकुमार रास्ता तो नहीं भटक गए। पब्बत ने अपने पिता धनानंद के स्तंज को नकार उनका अभिवादन किया और अपनी बात रखते हुए बोला, मैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए तक्षशिला जाना चाहता हूं। उसकी बात सुनकर धनानंद हंसने लगा और इशारे से दासी को उनके मुंह में मदिरा डालने के लिए कहा। दासी ने बड़ी कामुकता के साथ उनकी इच्छा अनुसार मदिरा का पूरा प्याला उनके मुंह में उड़ेल दिया। मदिरा पीने के बाद धनानंद ने कहा, जहां जा रहे हो जाओ, हमसे अनुमति लेने की क्या आवश्यकता है। पब्बत बोला, क्योंकि आप मेरे पिता हैं और आपकी आज्ञा से ही मैं पढ़ने जाऊंगा। जहां एक और धनानंद को अब इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वहीं तक्षशिला का नाम सुनते ही अमात्य के कान खड़े हो चुके थे। पब्बत की बातों से उनका दिमाग चकरा गया, क्योंकि जो पुत्र अपने पिता की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, वो आज उनसे तक्षशिला जाने की अनुमति लेने आया था। धनानंद बोले, ठीक है, तुम जा सकते हो। वापस जाने के लिए पब्बत मुड़ाई था कि तभी अमात्य उसे रोकते हुए बोले, तक्षशिला जाने की क्या आवश्यकता है? क्या मगध के शिक्षकों पे तुम्हारा भरोसा नहीं रहा, या फिर तुम जानबूझकर मगध से दूर जाना चाहते हो? तक्षशिला में वो सब कुछ है जो मुझे एक कुशल शासक बना सकता है। यहाँ मगध में इतने ऐशो आराम के बीच रहकर शिक्षा ग्रहण करना आसान नहीं है। ये कहते हुए पब्बत ने अपने पिता की दासियों और वहां रखे मदिरा के प्यालों की तरफ इशारा कर दिया। अमात्य उसकी बातों का आशय समझ चुके थे, लेकिन वो उसके उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। धनानंद अमात्य की तरफ देखते हुए बोला, अमात्य, ये जाना चाहता है तो जाने दीजिए, क्यों रोक रहे हैं इसे? अमात्य गंभीर स्वर में बोले, क्योंकि महाराज, तक्षशिला में वो कपटी आचार्य चाणक्य भी है और हमें इस बात का भय है कि वो राजकुमार पब्बत जैसे भोले राजकुमार को अपने जाल में फंसा उनका इस्तेमाल मगध शासन के विरुद्ध भी कर सकता है। अमात्य की बात सुनकर पब्बत के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने अपना डर अमात्य के सामने जाहिर नहीं होने दिया। उसी समय एक दास ने राज्यसभा में प्रवेश किया। राजा और अमात्य का अभिवादन कर वो बोला, महामंत्री जी, सुबह से शाम होने को आई, लेकिन चाणक्य का कुछ पता नहीं चला। सभी यात्रियों की पूरी तरह से जांच परख कर ली गई है और साथ ही पाटलिपुत्र के हर घर की भी तलाशी ले ली गई है, लेकिन कहीं भी चाणक्य का पता नहीं चला। सारे राजमार्ग बंद होने के कारण व्यापारियों के आवागमन में समस्या हो रही है। सेनापति जी का कहना है कि आप जल्दी इस बारे में कोई निर्णय लें। अमात्य को यह बात सुनकर झटका लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अगर चाणक्य यहां आया था तो कहां चला गया? दास की बात सुनकर पब्बत ने परिस्थिति को अपने अनुकूल करते हुए कहा, महामंत्री जी, क्योंकि चाणक्य आपका विरोधी है, महाराज का शत्रु है, तो अपनी शत्रुता के चलते क्या आप मुझे शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रखेंगे? क्या मैं जान सकता हूं कि मेरी शिक्षा का चाणक्य से क्या लेना देना है? मैं एक राजकुमार हूं और उच्च शिक्षा प्राप्त करना मेरा अधिकार, जिससे आप मुझे वंचित नहीं रख सकते। राजकुमार पब्बत के चेहरे पे दृढ़ता थी। उनकी बात अमात्य को तीर की तरह चुभी, लेकिन अब उसका विरोध करना उनके हित में नहीं था। इसलिए कुछ सोच वो तुरंत महाराज को संबोधित करते हुए बोले, महाराज, हम कभी नहीं चाहेंगे कि मगध के भावी राजा को उच्च शिक्षा से वंचित रखा जाए। राजकुमार पब्बत अगर तक्षशिला जाने का निर्णय ले ही चुके हैं तो अवश्य जाए। इनके जाने का सारा प्रबंध हम स्वयं करेंगे। हमें तो बस इनकी सुरक्षा की चिंता थी, इसलिए अगर आपकी अनुमति हो तो हम बस यही चाहते हैं कि तक्षशिला में युवराज आचार्य गजानन की देखरेख में ही शिक्षा ग्रहण करें। अमात्य की बात सुन धनानंद बोले, आप जैसा उचित समझे महामंत्री जी। यह सुन राजकुमार पब्बत कुछ ना बोल सका। अमात्य अपना दाव चल चुके थे। उसने एक बनावटी मुस्कान के साथ अमात्य और अपने पिता का अभिवादन करते हुए कहा, मेरा कार्य बस शिक्षा ग्रहण करना है, बाकी जैसा आप उचित समझे, और वहां से निकल गया। शक्टार को पकड़वा के जहां अमात्य का एक दाव सही पड़ा था, वहीं चाणक्य का मगध प्रवेश कर गायब होना और पब्बत का तक्षशिला जाने का निर्णय, दोनों ही घटनाओं ने उन्हें एक बार फिर अपनी हार का सामना करा दिया था। इन्हीं सब विचारों में उलझे अमात्य अपने आप से क्रोधित हो अपने कक्ष में टहल रहे थे।
उनके साथ सेनापति भुजंग भी थे, जो वहीं बैठकर मदिरा का पान कर रहे थे। कुछ सोचते हुए अमात्य बोले, ऐसा भला कैसे हो सकता है? कहां जा सकता है चाणक्य? जमीन निगल गई, आसमान खा गया उसे। सेनापति को अमात्य की चिंता समझ आ रही थी, पर उनके पास इसका कोई हल नहीं था। उन्होंने महामंत्री के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, लेकिन महामंत्री जी, हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं था कि चाणक्य मगध आया था। सिर्फ राजहंस की बातों पर विश्वास करके हमने अपना बहुत सा समय नष्ट कर दिया। क्या प्रमाण है कि वो जो कह रहा है वो सत्य है? राजहंस का नाम सुन जैसे अमात्य के गुस्से का पारा आसमान चढ़ गया और क्रोध में आदेश देते हुए बोले, राजहंस को मेरे सामने लेकर आओ। अमात्य के आदेश पर थोड़ी देर में सैनिक बेड़ियों में जकड़े राजहंस को उनके सामने लेकर आए। राजहंस को देखते ही अमात्य क्रोध में तलवार निकाल राजहंस की तरफ बढ़े और बोले, सत्य बताओ, क्या सच में चाणक्य मगध आया था? उनके हाथ में तलवार देख राजहंस सहम गया। मृत्यु का भय उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। वो अमात्य के चरणों में गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं सत्य कह रहा हूं महामंत्री जी। आचार्य गजानन ने स्वयं अपने कानों से सुना था कि चाणक्य ने तक्षशिला के कुलपति से मगध आने के लिए छुट्टी मांगी थी। मैं सत्य कह रहा हूं। लेकिन अमात्य का गुस्सा अभी भी सातवें आसमान पर था। वो गरजते हुए बोले, लेकिन चाणक्य तो यहां आया ही नहीं। तुमने हमें झूठी सूचना देकर बस हमारा समय नष्ट किया और कुछ नहीं। राजहंस रोते रोते ही बोला, मैंने कोई झूठ नहीं बोला महामंत्री जी, और ना ही मेरे आचार्य झूठे हैं। उन्होंने कहा था तो चाणक्य अवश्य यहाँ आया होगा। राजहंस के मुंह से चाणक्य का नाम एक बार फिर सुन अमात्य अपना आपा मानो खो बैठे और चिल्लाए, चाणक्य चाणक्य चाणक्य! बहुत हो गया उस दरिद्र का गुणगान। क्षमा नहीं, मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हें। इतना कहकर अमात्य ने तलवार हवा में उठा सीधा राजहंस की गर्दन पर रख दी। चाणक्य चाणक्य चाणक्य! बहुत हो गया उस दरिद्र का गुणगान। क्षमा नहीं, मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हें। इतना कहकर अमात्य ने तलवार हवा में उठा सीधा राजहंस की गर्दन पर रख दी। डर के मारे राजहंस ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। उसे अपनी मृत्यु साक्षात अपने सामने दिखाई दे रही थी। उसे लगा था अमात्य उसे आज मार ही डालेंगे, लेकिन कुछ देर तक जब कुछ नहीं हुआ तो उसने डरते डरते धीरे से अपनी आंखें खोली। अमात्य और सेनापति भुजंग सामने खड़े हंस रहे थे। राजहंस अभी भी डर के मारे कांप रहा था। उसकी ऐसी दशा देख अमात्य की हंसी नहीं रुक रही थी। अमात्य ने तलवार एक तरफ फेंक दी और फिर प्यार से राजहंस के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, मुझे तुम्हारी इस दशा पर दया आ गई है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये सुनते ही राजहंस ने राहत की सांस ली और वो अमात्य के पैरों पर गिरकर बोला, आप धन्य हैं महामंत्री जी, आप धन्य हैं। अपने चेहरे पे कुटिल मुस्कान लिए अमात्य बोले, लेकिन अगर मैं तुम्हें छोड़ देता हूं तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? मैं इस राज्य का मंत्री हूं और घाटे का सौदा करना मेरे व्यक्तित्व और पद दोनों को शोभा नहीं देता। यह सुन राजहंस तपाक से बोला, आप जो कहेंगे महामंत्री जी मैं करूंगा। यह सुनकर अमात्य ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, तुम भला मेरे क्या काम आ सकते हो? ना तो तुम किसी राज्य के मंत्री हो, ना ही किसी राज्य के सैनिक। तुम तो तक्षशिला के आचार्य के साधारण से शिष्य हो। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तक्षशिला में भी तुम्हें भला कौन जानता होगा? अमात्य की बात सुनकर राजहंस बोला, सत्य है, तक्षशिला शायद मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन मैं तक्षशिला को अच्छे से जानता हूं, वहां के हर भेद से परिचित हूं। यह सुनते ही अमात्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनका दाव बिल्कुल ठीक लगा था। अमात्य गंभीर होते हुए बोले, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक शर्त पे जीवन दान दे सकता हूं। कहिए महामंत्री जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? डरते डरते राजहंस ने बोला। अमात्य उसकी तरफ देखते हुए बोले, तुम्हें तक्षशिला में मेरी आंख और कान बनकर
चाणक्य और राजकुमार पप्पत पर दृष्टि जमाए रखनी होगी। वो क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, उनके एक एक पल की खबर तुम्हें मुझ तक पहुंचानी होगी। बोलो, कर पाओगे ये? ऐसा ही होगा महामंत्री जी, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा, राजहंस हाथ जोड़ते हुए बोला। अब अमात्य ने उसकी आंखों में आंख डाल चेतावनी देते हुए बोले, ध्यान रहे, अगर दोबारा तुमने मेरे साथ गद्दारी करने की सोची भी तो मैं नगर के बीचों बीच तुम्हारी खाल खिंचवा कर उसमें भूसा भरवा दूंगा। ये सुन राजहंस कांपते हुए बोला, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। अमात्य का इशारा पाते ही राजहंस वहां से निकल गया। उसके जाते ही सेनापति भुजंग बोले, महामंत्री जी, आपने उसे जीवन दान दे दिया, लेकिन क्या प्रमाण है कि वो जो कह रहा है वो सत्य है? अमात्य मुस्कुराते हुए बोले, मैं पहले ही एक सैनिक को तक्षशिला भेजकर इस बात की जांच करवा चुका हूं कि यह आचार्य गजानन का शिष्य है या नहीं। यह सुनकर सेनापति भुजंग आश्चर्य में बोले, इसका मतलब तो यही हुआ कि चाणक्य भी यहां आया था। अमात्य गुस्से में दांत पीसते हुए बोले, आया था और बचकर निकल भी गया, लेकिन कब तक बचेगा वो? एक ना एक दिन चाणक्य की गर्दन होगी और मेरी तलवार। ये बोलते वक्त अमात्य की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। मगध से कोसों दूर तक्षशिला में आचार्य गजानन प्रतिदिन की भांति अपनी कक्षा की तरफ पढ़ रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि चंद्रगुप्त दबे पांव कहीं जा रहा था। उसे इस तरह सबकी दृष्टि से बचते हुए चुपचाप कहीं जाते देख आचार्य गजानन को उस पर संदेह हुआ। वो खुद में ही बात करते हुए बोले, ये कक्षा छोड़कर कहां जा रहा है, और वो भी दबे पांव? अवश्य कोई गड़बड़ है, मुझे पता करना होगा। आचार्य गजानन अपनी कक्षा छोड़ चंद्रगुप्त के पीछे चले गए। गजानन ये देख हैरान रह गए कि चंद्रगुप्त प्रशासनिक कक्ष के भीतर प्रवेश कर गया, जबकि किसी भी छात्र को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। प्रशासनिक कक्ष में अगर कोई प्रवेश कर सकता था तो वो थे तक्षशिला के आचार्य, क्योंकि वहां उनके विशेष शोध पत्र और सामान रखे गए थे। आचार्य गजानन ने कक्ष के बाहर से छिपकर देखा तो चंद्रगुप्त एक अलमारी पे चाबी लगा उसे खोलने का प्रयास करता हुआ दिखा। ये देख आचार्य गजानन का क्रोध सातवें आसमान पर जा पहुंचा। वो तुरंत ही अंदर प्रवेश कर गए और चंद्रगुप्त के सामने आ खड़े हुए। आचार्य गजानन को यूं सामने देख चंद्रगुप्त के चेहरे का रंग उड़ गया। गुस्से में खौलते हुए आचार्य गजानन बोले, तुम्हें आज कोई नहीं बचा पाएगा, मैंने स्वयं तुम्हें चोरी करते पकड़ा है, आज तुम्हें इस तक्षशिला से निकलवा कर रहूंगा। और ये कहकर आचार्य गजानन उसे खींचते हुए उस कक्ष से बाहर ले गए। तक्षशिला में कुलपति अन्य आचार्यों के साथ किसी विशेष कार्य पर मंत्रणा कर रहे थे। तभी क्रोध से भरे आचार्य गजानन ने चंद्रगुप्त के साथ उस सभा में प्रवेश किया और भरी सभा में चंद्रगुप्त को कुलपति के सामने धक्का दे दिया। उनकी इस हरकत पर हर कोई अचंभित रह गया। इससे पहले कुलपति कुछ पूछ पाते गजानन क्रोध में गरजते हुए बोले, कुलपति महोदय, मैं चाहता हूं इस लड़के चंद्रगुप्त को इसी समय तक्षशिला से निष्कासित कर दिया जाए। ये सुन कुलपति महोदय और वहां उपस्थित सभी आचार्य आश्चर्यचकित रह गए। कुलपति ने आचार्य गजानन को समझाते हुए कहा, शांत आचार्य, शांत। आप तक्षशिला के आचार्य हैं और इस तरह का क्रोध आप पर शोभा नहीं देता। यह सुन आचार्य गजानन भड़कते हुए बोले, शोभा तो यह भी नहीं देता कि ऐसा निर्लज्ज छात्र तक्षशिला में पड़े और हम इसकी हरकतों को नजरअंदाज करते रहे। क्या किया है इसने? कुलपति महोदय ने चंद्रगुप्त की तरफ देखते हुए पूछा। क्या किया है? ये पूछे क्या नहीं किया है इसने? कुलपति महोदय, इसने आज दुष्टता की सारी सीमाएं लांघ दी। इसने वो किया है जो करने के बारे में तक्षशिला का कोई छात्र सोच भी नहीं सकता। तभी एक आचार्य ने असमंजस में पूछा, आखिर बात क्या है आचार्य गजानन? साफ साफ कहिए, किया क्या है चंद्रगुप्त ने? इसने तक्षशिला की शिक्षा और यहाँ के आचार्यों का मजाक बनाकर रख दिया है।
यहाँ के नियमों को ताक पर रख इसने साबित कर दिया है कि यह तक्षशिला जैसे पवित्र स्थान के लिए बना ही नहीं है। इसने वो किया है जो कोई भी सभ्य व्यक्ति या बालक करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसने प्रशासनिक कक्ष से चोरी की है। एक चोर है ये सुन वहां मौजूद सभी आचार्य दंग रह गए और अपने अपने स्थान से खड़े हो आपस में खुसर पुसर करने लगे। अपने ऊपर लग रहे आरोप को चंद्रगुप्त मौन होकर सुन रहा था। वो सभा में सर झुकाए खड़ा था और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। कुलपति महोदय ने सबको शांत रहने को कहा और चंद्रगुप्त की तरफ देख कठोर स्वर में पूछा, आचार्य गजानन जो कह रहे हैं क्या वो सही है? क्या तुमने सच में चोरी की है? चंद्रगुप्त धीमी आवाज में बोला, जी कुलपति महोदय। उसकी बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी आचार्य दंग रह गए। गजानन के चेहरे पर चमक आ गई। वो कुलपति की तरफ देखते हुए बोले, देखा कुलपति महोदय, आपने देखा कितना निर्लज्ज बालक है ये। स्वयं ही अपनी चोरी स्वीकार कर रहा है। तक्षशिला के सम्मानित आचार्यों के सामने मेरी विनती है कि बिना देरी किए इसे तुरंत ही यहां से निष्कासित किया जाए। कुलपति महोदय को विश्वास नहीं हो रहा था कि चंद्रगुप्त चोरी कर सकता है, क्योंकि आचार्य चाणक्य जैसा दूरदृष्टि रखने वाला व्यक्ति एक चोर बालक को कभी तक्षशिला में लेकर नहीं आ सकता था। लेकिन चंद्रगुप्त तो स्वयं ही अपना अपराध स्वीकार कर रहा था, इसलिए संदेह की कोई बात ही नहीं थी। ना चाहते हुए भी कुलपति महोदय को आचार्य गजानन की बात माननी ही पड़ी। वो समस्त सभा को संबोधित करते हुए बोले, क्योंकि चंद्रगुप्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, इसलिए उसे अभी के अभी तक्षशिला से निष्कासित किया जाता है। यह सुनते ही चंद्रगुप्त के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो दीनहीन दृष्टि से कुलपति की तरफ देखने लगा। कुलपति का फैसला सुनकर आचार्य गजानन मन ही मन मुस्कुरा उठे, क्योंकि उन्हें अपनी जीत पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। कुलपति महोदय आगे बोले, चंद्रगुप्त, तुम इसी समय, इसी क्षण तक्षशिला के बाहर चले जाओ। तभी सभा में एक भारी आवाज गूंजी, रुकिए कुलपति महोदय। सबने आवाज की दिशा में देखा तो आचार्य चाणक्य भवन के द्वार पर खड़े थे। भारी कदमों के साथ चाणक्य ने सभा में प्रवेश किया और कुलपति महोदय को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आचार्य चाणक्य को आया देख चंद्रगुप्त ने सम्मान सहित उनको प्रणाम किया, उनके पैरों में गिर पड़ा। आचार्य चाणक्य ने उसे उठाया और प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरा और आचार्य गजानन की तरफ देखा। आचार्य गजानन चाणक्य को जीवित देखकर हैरान थे। उन्होंने अपने दांतों तले अपनी जीभ दबा ली और मन में सोचते हुए बोले, बचकर आ गया पर कोई बात नहीं, आज उसके शिष्य को कोई नहीं बचा पाएगा। आचार्य गजानन चाणक्य की तरफ देखते हुए बोले, अच्छा हुआ आप आ गए आचार्य चाणक्य। देख रहे हैं आपका यह भावी सम्राट एक चोर है। आप एक चोर को तक्षशिला लेकर आए हैं और इसे लेकर आप भारतवर्ष का निर्माण सोच रहे हैं। आचार्य गजानन के तीखे शब्द विष लगे तीर की तरह आचार्य चाणक्य को चुभे। चाणक्य कठोर स्वर में बोले, मैं चंद्रगुप्त को दंड अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि चंद्रगुप्त ने क्या चोरी किया और किन परिस्थितियों में किया, क्योंकि न्याय सिर्फ एक पक्ष की बात सुनकर नहीं किया जा सकता। न्याय की पहली परिभाषा यही है कि गलती से भी कोई निर्दोष दंडित ना होने पाए। ऐसा कह चाणक्य ने चंद्रगुप्त से प्रश्न करते हुए कहा, तुमने आचार्यों के प्रशासनिक कक्ष से क्या चोरी किया? चंद्रगुप्त ने एक चाबी निकालकर कुलपति के सामने रख दी। उस चाबी को देखकर एक आचार्य ने आश्चर्य में कहा, ये तो उस अलमारी की चाबी है जिसमें आचार्य भृगु के वर्षों की मेहनत द्वारा लिखे गए शोध पत्र रखे हुए हैं। लेकिन ये चाबी तो प्रशासनिक कक्ष के रक्षा सैनिक के पास होती है, तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? आचार्य भृगुनंद भी वही मौजूद थे और वो भी ये देख हैरान थे। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त की तरफ देखते हुए बोले, कहो चंद्रगुप्त, ये चाबी कहां से प्राप्त हुई तुम्हें? चंद्रगुप्त दबी आवाज में बोला, मैंने ये चाबी
रक्षा सैनिक के चाबियों के गुच्छे से चुराई है। यह सुनते ही सब हैरान रह गए। चाणक्य ने आगे प्रश्न करते हुए कहा, और ऐसा तुमने क्यों किया? चंद्रगुप्त अपना पक्ष रखते हुए बोले, आचार्य भृगुनंद के शोध पत्रों को सुरक्षित रखने के लिए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो वर्षों की मेहनत के पश्चात जो शोध पत्र उन्होंने तैयार किए हैं वो नष्ट कर दिए जाते। चंद्रगुप्त की बात सुनकर आचार्य भृगुनंद आश्चर्य में बोले, ये क्या कह रहे हो चंद्रगुप्त? भला मेरे शोध पत्रों को कौन नष्ट करता? चंद्रगुप्त उनकी तरफ देखते हुए बोला, ये मैं नहीं जानता आचार्य, लेकिन आपके ही शोध पत्रों को सुरक्षित करने के लिए मैंने इस चाबी की चोरी की। यह सुन आचार्य गजानन भड़कते हुए बोले, झूठ की भी एक सीमा होती है, लेकिन इसके झूठ की तो कोई सीमा ही नहीं है। इसे ये पता है कि कोई आचार्य भृगु के शोध पत्र नष्ट करना चाहता था, लेकिन वो कौन है ये इसे नहीं पता। आश्चर्य। उसकी बात सुनकर चाणक्य बोले, शांत आचार्य गजानन, चंद्रगुप्त सत्य कह रहा है या नहीं, इसका प्रमाण अभी मिल जाएगा। और फिर ऊंचे स्वर में चाणक्य ने किसी को आवाज लगाते हुए कहा, सूरजमल, उन्हें ले आओ। उनकी आवाज सुनकर सूरजमल दो व्यक्तियों को अपने साथ लेकर आया और उसने उन्हें कुलपति के सामने खड़ा कर दिया। सभी ने उन्हें ध्यान से देखा। उनमें से एक प्रशासनिक कक्ष का रक्षा सैनिक था और दूसरा व्यक्ति आचार्य भृगुनंद का पुराना शिष्य धुंधमाली था, जिसे अपने गलत कामों के चलते आचार्य भृगुनंद द्वारा तक्षशिला से निष्कासित करवाया गया था। धुंधमाली को पहचानते ही आचार्य भृगुनंद कर्कश स्वर में बोले, धुंधमाली, तुम यहां क्या कर रहे हो? धुंधमाली से कुछ बोलते ना बन पड़ा। वो चुपचाप सर झुकाए खड़ा था। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त की तरफ देख पूछा, तुम जानते हो इसे? चंद्रगुप्त बोला, हाँ, यही वो व्यक्ति है जो आचार्य भृगुनंद के शोध पत्र नष्ट करना चाहता था। यह सुनते ही सारी सभा हैरान हो गई। आचार्य भृगुनंद को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। गजानन को अपना पक्ष कमजोर पड़ता दिख रहा था, फिर भी वे बोले, तुम्हें कैसे पता? तब चंद्रगुप्त बोला, कल रात मेरे बिस्तर पे पानी गिरने के कारण वो गीला हो गया था। मैं रात्रि को घास का गट्ठर लेने बाहर आया तो मैंने इन्हें रक्षा सैनिकों को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देते हुए देखा। मैंने इन्हें पहले कभी तक्षशिला में नहीं देखा था, तो मुझे कुछ संदेह हुआ और मैं इनकी बातें सुनने लगा। तब मुझे पता चला कि ये व्यक्ति किसी कारण आचार्य भृगुनंद से प्रतिशोध लेना चाहता है, जिस कारण उनके वर्षों की मेहनत से लिखे गए शोध पत्र को नष्ट करना चाहता था। ये दोनों आज रात मिलकर इस काम को अंजाम देने वाले थे। क्योंकि आचार्य चाणक्य यहाँ नहीं थे, तो मैंने ये बात आचार्य सूरजमल को बता दी थी। लेकिन मुझे भय था कि कहीं ये लोग आज रात्रि से पहले ही शोध पत्र नष्ट ना कर दें। इसीलिए मैंने मौका पाकर रक्षा सैनिक के गुच्छे से ये चाबी चुरा ली। मैंने पुराने छात्रों से सुना था कि आचार्य काफी वर्षों से भयानक रोगों को ठीक करने वाली औषधियों पे शोध पत्र लिख रहे हैं, और मैं नहीं चाहता था कि उनकी मेहनत को कोई यूं नष्ट कर दे। इसीलिए आज ही मैं उन शोध पत्रों को कहीं सुरक्षित रखना चाहता था, लेकिन उससे पहले आचार्य गजानन ने मुझे पकड़ लिया। उसकी बात सुनकर सारी सभा चंद्रगुप्त के प्रति सहानुभूति जताने लगी। आचार्य भृगु ने उठकर चंद्र को गले से लगा लिया। अब चाणक्य कुलपति की तरफ देखते हुए बोले, कुलपति महोदय, नीति कहती है कि किसी की रक्षा के लिए बोला गया झूठ या कोई भी ऐसा गलत कार्य जो समाज के हित को ध्यान में रखकर किया गया हो, वो दंड योग्य नहीं है। चंद्रगुप्त ने जो किया वो आचार्य भृगु की वर्षों की मेहनत को सुरक्षित करने के लिए किया। अब निर्णय आपको करना है। कुलपति महोदय कुछ सोचते हुए बोले, प्रशासनिक कक्ष के रक्षा सैनिक को अभी के अभी उसके पद से मुक्त किया जाता है। धुंधमाली को इस अपराध के लिए राज्य सैनिकों को सौंपा जाए, और चंद्रगुप्त द्वारा किया गया कार्य प्रशंसनीय है, इसलिए उसे तक्षशिला से निकाला नहीं जाएगा। किंतु चोरी एक गलत बात है, इसलिए दंड स्वरूप चंद्रगुप्त को आज शाम तक्षशिला की गौशाला की सफाई करनी होगी। ये सभा यहीं समाप्त की जाती है। कुलपति महोदय का निर्णय सुन चंद्रगुप्त मुस्कुरा उठा।
वहीं आचार्य गजानन मुंह फेरते हुए क्रोध में वहां से चले गए। इधर अमात्य से मिले जीवन दान के बाद राजहंस तेज कदमों से तक्षशिला की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में सैकड़ों विचार एक साथ घूम रहे थे। कभी वो चाणक्य के बारे में सोच क्रोधित हो रहा था, तो कभी अमात्य की चेतावनी के बारे में सोच घबरा रहा था। वो जल्द से जल्द तक्षशिला पहुंचना चाहता था। वो खुद से बड़बड़ाते हुए कह रहा था, एक बार तक्षशिला पहुंच जाऊं, उसके बाद आचार्य चाणक्य को देख लूंगा। उनकी वजह से जो सब मैंने झेला है उसका सूद समेत बदला लूंगा मैं उनसे। आचार्य चाणक्य के कारण उसे पाटलिपुत्र में काफी कष्ट सहने पड़े, जिसका रोष उसके चेहरे पे स्पष्ट दिख रहा था। वो अपनी धुन में इतना मग्न था कि कब उसका पांव जमीन में बिछे हुए गुप्त जाल पर पड़ गया वो समझ ही नहीं पाया, और अगले ही पल वो रस्सियों के बुने एक जाल में कैद था। वो जाल एक पेड़ की मजबूत टहनी से लटक रहा था। ये सब इतना अचानक हुआ कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो जाल से बाहर निकलने के लिए बिन पानी की मछली की तरह फड़फड़ाने लगा, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार गई। तभी एक तरफ से कुछ कबीले वाले हंसते हुए उसके सामने आए। उन्हें देख राजहंस परेशानी में चिल्लाया, जल्दी से आजाद करो मुझे। तुम लोगों ने जानवरों के शिकार के लिए जो जाल बिछाया था, देखो गलती से उसमें मैं फंस गया। उसे जाल में फड़फड़ाते देख एक कबीले वाला बोला, ये जाल जानवरों को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि तुझे पकड़ने के लिए बिछाया गया था। यह सुनकर राजहंस के होश उड़ गए। वो एक बार फिर बड़ी मुश्किल में फंस चुका था। वो घबराहट में चिल्लाते हुए बोला, भला तुम लोगों से मेरी क्या दुश्मनी है? अरे जल्दी से आजाद करो मुझे। लेकिन उसकी बातों का उन कबीले वालों पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने आपस में मंद स्वर में कुछ बात की और फिर राजहंस को अपने साथ लेकर कबीले की तरफ चल दिए। अरे कहां ले जा रहे हो मुझे? कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को? राजहंस चिल्लाए जा रहा था, लेकिन जैसे कबीले वालों तक उसकी आवाज पहुंच ही नहीं रही थी। वो उसे जाल में ही कैद किए हुए कबीले में ले आए। कबीले में पहुंच वो लोग राजहंस को तांबी के सामने लेकर आए। ये वही तांबी था जिसके पुत्र को चाणक्य और चंद्रगुप्त ने बचाया था। तांबी के सामने पहुंच राजहंस ने जब उसे पकड़ने का कारण पूछा तो तांबी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें तो बस तुम्हें पकड़ने का आदेश मिला था। क्यों का जवाब आचार्य चाणक्य ही दे पाएंगे। आचार्य चाणक्य का नाम सुनकर राजहंस के चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी। वो समझ गया कि आचार्य चाणक्य से शत्रुता लेने का हर्जाना है ये। पाटलिपुत्र में राजकुमार पब्बत के तक्षशिला जाने की सभी तैयारियां हो चुकी थी। राजकुमार पब्बत ने अपनी माता के पैर छुए और एक दृष्टि अपने राजमहल की ओर देखा और अपने मन में संकल्प लेते हुए बोला, आज मैं जा रहा हूं ताकि कुशल शासक बनकर वापस लौट सकूं, और जिस दिन मैं वापस आऊंगा राजा धनानंद, उस दिन इस पूरे नंद वंश की फिर से स्थापना करूंगा और मैं बनूंगा इस पाटलिपुत्र, इस मगध का नया सम्राट। राजकुमार पब्बत की आंखों में एक संकल्प था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके संकल्प और स्वप्न के बीच कोई इंसान घात लगाए बैठा था, और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि अमात्य थे। अपने कक्ष में बैठे अमात्य एक विशेष सूचना पत्र को देख रहे थे कि तभी एक सैनिक ने प्रवेश किया। उसने अमात्य का अभिवादन करते हुए कहा, कहिए महामंत्री जी, मेरे लायक क्या सेवा है? उस सैनिक की तरफ देखते हुए अमात्य बोले, मालकेतु, तुम मेरे विश्वास पात्र गुप्तचरों में से एक हो। तुम्हें मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सौंपने जा रहा हूं। तुम राजकुमार पब्बत के साथ तक्षशिला जाओगे और वहां उन पर कड़ी दृष्टि जमा कर रखोगे। साथ ही वहां राजहंस नामक एक ब्राह्मण भी है, जिसे हमने तक्षशिला में आचार्य चाणक्य की गतिविधियों पर दृष्टि जमाए रखने के लिए भेजा है। यदि वो ब्राह्मण कुछ भी गड़बड़ करता है या मेरे विरुद्ध जाने का प्रयास करता है तो उसे मृत्यु के पास पहुंचाना तुम्हारा दायित्व है। मालकेतु आश्वासन देते हुए बोला, आप चिंता ना करें महामंत्री जी, आपके कहे अनुसार ही कार्य होगा। और ये बोल वो वहां से निकल गया। अमात्य खुद में बात करते हुए बोले, बस एक सही चाल शंभुनाथ और चाणक्य दोनों को रास्ते से हटा देगी। मुझे अब बस उसी चाल पे काम करना होगा। तक्षशिला के मैदान में सभी छात्र युद्ध कला के अभ्यास में लगे हुए थे। आचार्य श्वेतांग सब पर अपनी दृष्टि जमाए हुए थे। उनके साथ
साथ आचार्य चाणक्य भी वहीं मौजूद थे। तभी तक्षशिला के द्वार पे शंख ध्वनि सुनाई दी। उस शंख ध्वनि के बजते ही सभी छात्र युद्ध कला का अभ्यास छोड़ उत्सुकतावश द्वार की तरफ देखने लगे। चंद्रगुप्त ने अपने पास खड़े छात्र से पूछा, ये शंख ध्वनि क्यों की जा रही है? उस छात्र ने उत्तर देते हुए कहा, अवश्य ही कोई सम्राट पुत्र तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण करने आया है। जब भी किसी सम्राट का पुत्र तक्षशिला में प्रथम दिवस प्रवेश करता है तो शंख ध्वनि बजाकर ही उसका स्वागत किया जाता है। थोड़ी ही देर में तक्षशिला का द्वार खुला। राजकुमार पप्पत का रथ तक्षशिला में प्रवेश कर गया। रथ पे बैठे पप्पत को देख आचार्य चाणक्य के चेहरे पे चमक आ गई। उनकी एक बड़ी चाल कामयाब हो गई। आचार्य गजानन एक नए युवराज को यूं अचानक आता देख हैरान रह गए और आचार्य मेघनाद की तरफ देखते हुए बोले, ये नया राजकुमार कौन है? आचार्य मेघनाद ने पप्पत की तरफ देखते हुए जवाब दिया, ये मगध के सम्राट धनानंद का पुत्र पप्पत है। ये सुनते ही आचार्य गजानन की आंखों में चमक आ गई। अपने रथ से उतर पप्पत धीमे कदमों से आचार्य चाणक्य की तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ आता देख आचार्य चाणक्य मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सब लोग अचंभित थे कि राजकुमार पप्पत आचार्य चाणक्य की तरफ क्यों बढ़ रहा है। क्या वो उनका अभिवादन करेगा या फिर? सब लोग अपने मन में कयास लगा ही रहे थे कि तभी राजकुमार पप्पत आचार्य चाणक्य के पास पहुंच उनके किनारे से निकल सीधे जाकर आचार्य गजानन के सामने खड़ा हो गया और उनके पैरों में गिरकर प्रणाम करते हुए बोला, मुझे आशीर्वाद दीजिए आचार्य गजानन। सम्राट धनानंद के पुत्र को अपने चरणों में पड़ा देख आचार्य गजानन की खुशी की तो सीमा ही नहीं रही। उन्होंने राजकुमार को उठाकर अपने गले से लगा लिया। सम्राट धनानंद का पुत्र राजकुमार पप्पत तक्षशिला पहुंच चुका था और वहां पहुंचते ही वो सीधे जाकर आचार्य गजानन के चरणों में जाकर गिर पड़ा। ये देख आचार्य गजानन की खुशी की तो सीमा ही नहीं रही और उन्होंने राजकुमार को उठाकर अपने गले लगा लिया। वही चाणक्य को समझ नहीं आया कि ये सब आखिर क्या हुआ। उसी शाम सुकेतु बनी सुकन्या तक्षशिला के सेवक गृह के एक विशाल कक्ष में सबकी दृष्टि से बचकर तलवार चलाने का अभ्यास कर रही थी। उससे तलवार संभाली भी नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे चलाने का प्रयास कर रही थी। अपने माता पिता की हत्या का रोष उसके चेहरे पे साफ झलक रहा था और उसी रोष में वो तलवार इधर उधर चलाए जा रही थी। तभी अचानक एक दूसरी तलवार ने उसकी तलवार को हवा में ही रोक लिया। सुकन्या चौंक से गई और जब उसने ध्यान से देखा तो सामने चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त उसकी तरफ देखते हुए बोला, तलवारबाजी का पहला नियम है कि हमेशा अपनी आंख और कान खुले रखें, क्योंकि दुश्मन किसी भी समय कहीं से भी आकर वार कर सकता है। चंद्रगुप्त को लगा था कि उसकी बात सुनकर सुकन्या रुक जाएगी, लेकिन उसके उलट सुकन्या और तेजी से उस पर वार करने लगी। वो बिना रुके लगातार चंद्रगुप्त पर वार किए जा रही थी और चंद्रगुप्त उन वारों को किसी तरह अपनी तलवार से रोक रहा था। चंद्रगुप्त को जब संभलने का मौका नहीं मिला तो आखिरकार उसने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या कर रही हो सुकन्या? मैं तुम्हारा मित्र हूं, मुझे मार डालोगी क्या? ये सुन सुकन्या ने अपनी तलवार रोक ली और गुस्सा जताते हुए बोली, मित्र वो होते हैं जो सहायता करते हैं, अपना दिया हुआ वचन निभाते हैं। चंद्रगुप्त को सुकन्या की ये बात समझ नहीं आई और असमंजस में बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? सुकन्या उसकी तरफ देखते हुए नाराजगी भरे स्वर में बोली, तुमने मुझे क्या वचन दिया था कि जो भी तुम तक्षशिला में सीखोगे वो मुझे भी सिखाओगे, लेकिन तुमने ऐसा किया। चंद्रगुप्त सुकन्या के ऐसे क्रोधित होने का कारण समझ चुका था। वो हैरानी में बोला, अच्छा तो तुम इतनी सी बात पर क्रोधित हो? सुकन्या अपने स्वर को और ऊंचा करते हुए बोली, ये इतनी सी बात नहीं है चंद्रगुप्त। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने तक्षशिला में रूप बदलकर प्रवेश इसलिए लिया है ताकि मैं युद्ध कला में निपुण बन सकूं। लेकिन तुम्हें भी यह ध्यान रखना चाहिए कि दीवारों के भी कान होते हैं। आचार्य चाणक्य के शब्द उस कक्ष में गूंजे। उन्हें देख दोनों ने अपनी अपनी तलवारें किनारे रख दी और उन्हें झुककर प्रणाम किया। आचार्य ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कुछ सोचते हुए बोले, सुकेतु और चंद्रगुप्त, तुम दोनों को आपस में हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए
कि तुम कहां पर हो और किस बारे में बात कर रहे हो। सुकन्या हाथ जोड़ते हुए बोली, क्षमा करें आचार्य, वो मैं क्रोध में गलती से बोल गई। अत्यधिक क्रोध ही इंसान के पतन का कारण बनता है सुकन्या, इसलिए आगे से ध्यान रहे और अपने क्रोध को यूं व्यर्थ मत गवाओ। इसे पालना सीखो और सही स्थान और सही समय पे उसका प्रयोग करो। जी आचार्य, सुकन्या ने सर झुकाते हुए कहा। चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य की तरफ देख संशय में बोला, आचार्य, मुझे पता चला कि जो राजकुमार तक्षशिला आया है वो कोई और नहीं बल्कि मगध के राजा धनानंद का पुत्र पब्बत है, और वो आते ही आचार्य गजानन के पैरों में गिर गया। मुझे लगता है कि आचार्य गजानन ही उसे यहाँ लेकर आए हैं। चंद्रगुप्त की बात सुनकर आचार्य चाणक्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो एक आत्मविश्वास के साथ बोले, राजकुमार पब्बत को तक्षशिला आचार्य गजानन नहीं बल्कि मैं लेकर आया हूं। यह सुनते ही चंद्रगुप्त और सुकन्या दोनों हैरान रह गए। चंद्रगुप्त ने आश्चर्य में पूछा, आप? लेकिन क्यों आचार्य? वो तो राजा धनानंद का पुत्र है और वो तो आपके सबसे बड़े शत्रु है ना। फिर शत्रु के पुत्र को अपने खेमे में आमंत्रित करने का क्या फायदा? आचार्य चाणक्य गंभीर होते हुए बोले, इसी को राजनीति कहते हैं चंद्रगुप्त। जब आप दुश्मन पर सीधा वार ना कर सको तो उसकी कमजोरी पर वार करो, दुश्मन खुद ही समाप्त हो जाएगा। चंद्रगुप्त और सुकन्या दोनों ही आचार्य की बात को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि आचार्य चाणक्य जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण अवश्य होता है। तभी सूरजमल ने वहां प्रवेश किया और आचार्य चाणक्य के समीप आकर उनके कानों में कुछ कहा, जिसे सुनकर आचार्य चाणक्य के भाव बदल गए। वो चंद्रगुप्त और सुकन्या की तरफ देखते हुए बोले, अभी मुझे जाना होगा, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। दोनों ने सिर हिला के हामी भरी और चाणक्य सूरजमल के साथ वहां से निकल गए। उनके जाते ही सुकन्या चंद्रगुप्त की तरफ देखते हुए बोली, तो क्या सोचा है सम्राट चंद्रगुप्त ने? हमें आज कुछ सिखाएंगे कि नहीं? चंद्रगुप्त तलवार उठाते हुए बोला, अवश्य, आज मैं तुम्हें तलवारबाजी की कुछ बारीकियां सिखाऊंगा जो हाल ही में मैंने आचार्य श्वेतांग के सानिध्य में सीखी हैं। यह सुन सुकन्या का चेहरा उत्साह से खिल गया और उसने भी तुरंत अपनी तलवार उठा ली और अगले ही पल दोनों तलवारबाजी के अभ्यास में ऐसे खो गए जैसे कि एक ऋषि तपस्या में खो जाता है। इधर आचार्य गजानन ने जब अपने कक्ष में प्रवेश किया तो आज उनके चेहरे पर प्रसन्नता छाई हुई थी। उन्हें रह रहकर वो दृश्य याद आ रहा था जब पूरे तक्षशिला के आचार्यों के सामने राजकुमार पब्बत सीधे आकर उनके पैरों में गिर पड़ा था। गर्व से उनकी छाती चौड़ी हुई जा रही थी। अपनी खुशी में वो इतना खोए थे कि उन्हें यह भी ध्यान न रहा कि उनके कक्ष में अंधेरा हो रखा था। और तभी अचानक अंधेरा होने के कारण उनका पैर किसी वस्तु से टकरा गया। वो जमीन पे गिरने वाले थे कि तभी किसी ने उन्हें थाम लिया। आचार्य गजानन चौंक गए कि यूं अंधेरे में उनके कक्ष में भला कौन हो सकता है। उनको अंधेरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो थोड़ा घबराते हुए बोले, कौन है यहां? लेकिन कोई आवाज नहीं आई, जैसे कि कोई उनको सहारा दे किसी साए की तरह गायब हो चुका था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और वो हड़बड़ाहट में कक्ष के बाहर जल रहे एक दिए को उठा अंदर ले आए। कक्ष में रोशनी बिखर गई। उनको सहारा देने वाला व्यक्ति भी नजर आ गया। वो वहीं सामने खड़ा था। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजकुमार पब्बत के साथ आया सैनिक मालकेतु था। उसके शरीर की मजबूत बनावट और कमर से लटक रही तलवार उसके कुशल योद्धा होने का प्रमाण दे रही थी। उसे देखकर आचार्य गजानन हैरानी में बोले, तुम यहां क्या कर रहे हो? आपकी प्रतीक्षा। मालकेतु गंभीरता से बोला। आचार्य गजानन हैरानी भरे स्वर में बोले, मेरी प्रतीक्षा? लेकिन क्यों? मालकेतु उनकी तरफ देखते हुए विनम्रता से बोला, क्योंकि इस पूरे तक्षशिला में एक आप ही है जो समझदार है और मगध के हितैषी है। उसकी बात सुन आचार्य गजानन असमंजस में बोले, तुम जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो। मुझसे तुम्हें क्या चाहिए? यह सुन मालकेतु अपना परिचय देते हुए बोला, मैं मालकेतु हूं, मगध के महामंत्री अमात्य का प्रमुख सेवक, और उन्होंने ही मुझे राजकुमार पब्बत के साथ तक्षशिला भेजा है।
ताकि मैं राजकुमार पब्बत के साथ साथ उस कुटिल आचार्य चाणक्य पर भी दृष्टि रख सकूं। वो कपटी आचार्य मगध के महाराज धनानंद के खिलाफ जो भी षड्यंत्र रच रहा है, मुझे उस षड्यंत्र का पता लगाना है ताकि मैं अपने मगध को सुरक्षित रख सकूं। और इस कार्य में मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। यदि आप मेरी मदद करेंगे तो जैसा महामंत्री अमात्य ने कहा है, आने वाले समय में वो आपको भी पुरस्कृत करेंगे। अंधा क्या चाहे तो आंखें। आचार्य गजानन तो जैसे इसी समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो खुश होते हुए बोले, क्यों नहीं, मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं तो स्वयं आचार्य चाणक्य को सबक सिखाना चाहता हूं। इसलिए मैंने अपने शिष्य राजहंस को भी मगध भेजा था ताकि वो समय रहते आचार्य चाणक्य के आने की सूचना मगध नरेश धनानंद को दे सके। लेकिन पता नहीं वो सूचना दे पाया भी या नहीं। आचार्य गजानन की बात सुनकर मालकेतु बोला, राजहंस ने सूचना पहुंचा दी थी, लेकिन इसके बावजूद चाणक्य सबकी आंखों में धूल झोंक मगध से वापस लौट आया। यह सुन गजानन चिंतित होते हुए बोले, यदि ऐसा है तो राजहंस अब तक आया क्यों नहीं? उसे तो यहां पहुंच जाना चाहिए था। आचार्य गजानन की बात सुन मालकेतु हैरान रह गया और बोला, राजहंस यहां नहीं पहुंचा? यह कैसे संभव है? वो तो मुझसे पहले ही मगध से निकल चुका था। उसे तो अब तक यहां पहुंच जाना चाहिए था। आचार्य गजानन चिंतित स्वर में बोले, नहीं, राजहंस अब तक यहां नहीं पहुंचा है। अब तो मुझे उसकी चिंता हो रही है, कहीं चाणक्य ने उसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मालकेतु बोला, आप चिंता ना कीजिए आचार्य, हो सकता है राजहंस डर के कारण कुछ दिन कहीं और चला गया हो। 2-3 दिन और उसकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। अगर वो यहां नहीं पहुंचा तो मैं उसका पता लग पाऊंगा। मालकेतु की बात से प्रभावित हो आचार्य गजानन बोले, तुम्हारा बहुत बहुत उपकार मालकेतु, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। जहां गजानन राजहंस को लेकर चिंतित दिख रहे थे, वहीं चाणक्य का हितैषी तांबी राजहंस की आंखों पे पट्टी बांध उसे एक झोपड़ी में ले आया, जिसमें रात के घनघोर अंधेरे में एकमात्र छोटा सा दिया जल रहा था। राजहंस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कहां और किस उद्देश्य से लाया गया था। डर और घबराहट से उसके पसीने छूट रहे थे। तांबी उसे उस झोपड़ी में छोड़ वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति उस झोपड़ी में खाने की थाली लेकर आया। उसने थाली को किनारे रख राजहंस के आंखों पे बंधी पट्टी खोली। पट्टी खोलने के बाद राजहंस ने जब उस व्यक्ति की तरफ देखा तो पाया कि साधारण कपड़ों में एक आदमी उसके सामने खड़ा था। उसकी लंबी और घनी मूछें थी और उसने सर पे पगड़ी बांधी हुई थी। उसने खाने की थाली राजहंस के सामने रख दी और फिर इधर उधर देखते हुए उसके हाथ खोल धीरे से उसके कानों में बोला, मैं मगध का गुप्तचर हूं। मुझे तुम्हारे पीछे तुम पे नजर रखने के लिए भेजा गया था। मैं किसी तरह इनके खेमे में शामिल हो गया और तुम तक पहुंच गया। ये सुन राजहंस हैरान रह गया और हड़बड़ाहट में बोला, मुझे यहां से ले चलो। उस व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, बहुत मुश्किल है, बाहर ये लोग बहुत अधिक तादाद में हैं और चारों तरफ कड़ा पहरा लगाया हुआ है। ये सुन राजहंस चिंतित हो उठा और बोला, कोई तो उपाय होगा इनकी कैद से छूटने का। एक उपाय है, वो व्यक्ति लगभग फुसफुसाते हुए बोला। क्या? उत्सुकतावश राजहंस ने पूछा। वो व्यक्ति अत्यंत धीमे स्वर में बोला, तुम चाहो तो किसी के लिए मेरे माध्यम से संदेश भिजवा सकते हो जो तुम्हारी मदद कर सके। यह सुनते ही राजहंस उत्सुक हो बोला, क्या तुम मुझे कहीं से कलम और ताड़पत्र लाकर दे सकते हो? उसकी बात सुनकर वो व्यक्ति बोला, मुझे थोड़ा समय दो, तब तक तुम भोजन कर लो। राजहंस भोजन करने लगा और वो व्यक्ति वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति हाथों में ताड़पत्र और एक कलम लेकर वापस आया और उसने वो राजहंस को दे दिया। राजहंस ने तुरंत ही उस ताड़पत्र में आचार्य गजानन के नाम एक संदेश लिखा और ताड़पत्र उस व्यक्ति को थमाते हुए कहा, अब ये पत्र किसी भी तरह तक्षशिला में आचार्य गजानन तक पहुंचा दीजिए। ध्यान रहे, ये पत्र आपको सिर्फ आचार्य गजानन के ही हाथ में देना है। अच्छा, तो तुम आचार्य गजानन के लिए काम करते हो? एक तेज और भारी आवाज गूंजी। राजहंस ने जब यह आवाज सुनी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी नजरें आवाज की दिशा में दौड़ाई तो सामने आचार्य चाणक्य खड़े थे।
चाणक्य तेज कदमों से चलते हुए राजहंस के पास पहुंचे और उन्होंने वो ताड़पत्र वहीं खड़े गुप्तचर से अपने हाथ में ले लिया। आचार्य चाणक्य ने वो ताड़पत्र खोला और उसे ध्यान से पढ़ा और फिर राजहंस की तरफ देखते हुए बोले, तो आचार्य गजानन के कहने पे तुमने हमें पकड़वाने की योजना बनाई थी। राजहंस से कुछ बोलते ना बना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस परिस्थिति से कैसे निकला जाए। आचार्य चाणक्य मुस्कुराते हुए बोले, क्या हुआ? अब तो तुम्हारे विरुद्ध सबूत भी है मेरे पास। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हें बचा लेगी? राजहंस घबराते हुए बोला, आचार्य चाणक्य, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आप मुझे इस तरह से बंदी नहीं बना सकते। उसकी बात सुन आचार्य चाणक्य गंभीर होते हुए बोले, और जो तुमने किया क्या वो सही था? बिना किसी कारण तुमने मेरी मृत्यु का जाल बिछाया। क्या वो नीति के हिसाब से ठीक था? नहीं ना। राजहंस के पास आचार्य चाणक्य के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। आचार्य चाणक्य बोले, तुम उत्तर नहीं देना चाहते तो मत दो, रहो यहां बंदी बनकर। राजहंस को समझ आ गया था कि वो पूरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि यहां से बचकर निकलना आसान नहीं था। उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, आप क्या चाहते हैं आचार्य चाणक्य? चाणक्य का दाव सही लग गया था। वो उसकी तरफ पलटते हुए बोले, यही कि तुम आज से मेरे लिए काम करो, तक्षशिला में आचार्य गजानन के साथ रहकर। उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, आप क्या चाहते हैं आचार्य चाणक्य? चाणक्य का दाव सही लग गया था। वो उसकी तरफ पलटते हुए बोले, यही कि तुम आज से मेरे लिए काम करो, तक्षशिला में आचार्य गजानन के साथ रहकर उनकी हर योजना के बारे में मुझे बताओ। राजहंस असमंजस में बोला, यह संभव है, मैं अपने मालिक के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। आचार्य चाणक्य कुटिल मुस्कान के साथ बोले, वफादारी तो तुम तब निभाओगे जब यहां से जिंदा बचकर जा पाओगे, बाकी तुम सोच लो। राजहंस के पास आचार्य चाणक्य की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, ठीक है, आप जैसा कहेंगे आचार्य, मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन मगध के उस गुप्तचर का आप क्या करेंगे? राजहंस का इशारा उस व्यक्ति पे था जो चाणक्य के समीप ही खड़ा था। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, ये और गुप्तचर? उनके मुस्कुराते उस व्यक्ति ने अपनी पगड़ी खोल दी और मूछें हटा दी। गुप्तचर के भेष में वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि सूरजमल था। राजहंस समझ चुका था कि यह सारा षड्यंत्र आचार्य चाणक्य द्वारा रचा गया है। आचार्य चाणक्य आगे बोले, अब तुम आजाद हो राजहंस, लेकिन ध्यान रहे कि गलती से भी मेरे साथ छल करने की मत सोचना। वो ताड़पत्र उसे दिखाते हुए आचार्य बोले, वरना हमें मजबूरन ये पत्र जाकर आचार्य गजानन को दिखाना होगा और उन्हें बताना होगा कि उन्होंने एक कच्चे घोड़े पे दाव लगाया है, और उसके बाद मेरा तो जो होगा सो होगा। आचार्य गजानन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चाणक्य की बात सुनकर राजहंस का गला सूख गया। उसने सर झुकाकर कहा, आप चिंता न करिए आचार्य, आपने जैसा कहा मैं ठीक वैसा ही करूंगा। ये कहकर राजहंस वहां से जाने को हुआ कि तभी उसके पैर पे तलवार का एक जोरदार वार हुआ, जिससे वो तुरंत ही जमीन पे गिर गया और पीड़ा से कराहने लगा। उसने पीछे देखा तो सूरजमल के हाथ में तलवार थी। आचार्य चाणक्य की तरफ हैरानी में देख राजहंस बोला, मैंने तो आपकी बात मान ली है, फिर ये वार क्यों आचार्य? मुस्कुराते हुए चाणक्य बोले, आचार्य गजानन को क्या उत्तर दोगे? तुम्हें तक्षशिला पहुंचने में इतना विलंब कैसे हो गया? चाणक्य मुस्कुरा रहे थे और राजहंस उनके मुंह को ताके जा रहा था। इधर तक्षशिला के गुप्त कक्ष में पब्बत अकेले बैठा था। वो वहां आचार्य चाणक्य के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। साथ में वो चौकन्ना भी था कि कहीं कोई उसकी निगरानी तो नहीं कर रहा। कुछ ही समय में वहां चाणक्य ने प्रवेश किया। पब्बत को देख उनके चेहरे पे एक मुस्कान उभर आई। पब्बत ने उन्हें देख प्रणाम किया। आचार्य चाणक्य उसे आशीर्वाद देते हुए धीमे स्वर में बोले, तक्षशिला में प्रवेश के लिए शुभकामनाएं राजकुमार पब्बत। पब्बत आभार व्यक्त करते हुए बोला, ये सब आपके कारण संभव हो पाया है आचार्य। यदि आप सही समय पर मेरा मार्गदर्शन नहीं करते तो मैं कभी यहां नहीं पहुंच पाता।
वो तो ठीक है, लेकिन तुमने आचार्य गजानन के पैर क्यों छुए, ये मुझे समझ नहीं आया। चाणक्य ने असमंजस में पूछा। उनकी शंका को दूर करते हुए पप्पत बोला, क्योंकि महामंत्री अमात्य को शायद मेरा यहां आना पसंद नहीं था। ये उन्हीं की इच्छा थी कि मैं आचार्य गजानन के संरक्षण में रहकर शिक्षा ग्रहण करूं, इसलिए मैंने आचार्य गजानन का आशीर्वाद लिया। आचार्य चाणक्य कुछ सोचते हुए बोले, लेकिन तुम्हें यहां हर कदम सावधानी से रखना होगा। किसी को भी ये न पता लगने पाए कि तुमने मेरे कहने पे तक्षशिला में प्रवेश लिया है, खासकर आचार्य गजानन को। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे पिता महाराज धनानंद कभी भी तुम्हें वापस बुला लेंगे और इस प्रकार तुम्हारा उच्च शिक्षा का स्वप्न पल भर में टूट जाएगा। पप्पत एक आत्मविश्वास के साथ बोला, आप चिंता मत कीजिए आचार्य, यहां पे मेरा हर कदम सुरक्षित और प्रगति की ओर ही होगा। जहां एक ओर आचार्य चाणक्य और राजकुमार पप्पत गुप्त रूप से बातचीत कर रहे थे, वही मालकेतु पप्पत को ढूंढते हुए गुपचुप तरीके से उस कक्ष की ओर बढ़ रहा था। चाणक्य और पप्पत इस बढ़ते खतरे से एकदम अनजान थे।